रूमी जा ही रही थी कि पीछे से उसे सुमन की आवाज़ आती है। बेशर्मी की भी हद होनी चाहिए। रूमी पीछे मुड़कर देखती है तो सुमन उसके कुछ दूरी से ही आ रही थी। वह रूमी के पास आकर खड़ी होकर कहती है, मतलब हद है। एक बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद भी शादी कर रही हो। तुम में कोई शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? रूमी एकदम से जवाब देती है, नहीं, मुझ में तो बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही शर्म है तो गौरव से दूर क्यों नहीं रहती? भाई बोलती हो ना तुम उसे, तो फिर ये घटिया सा रिश्ता क्यों बनाना चाहती हो? तुम जैसी की वजह से ही भाई बहन का रिश्ता खराब होता है। सुमन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हाथों को भींचते हुए कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम जानती नहीं मैं क्या क्या कह सकती हूँ रूमी, और तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। सुमन आगे बढ़कर रूमी का बाल पकड़ने को होती है कि रूमी उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देती है। सुमन दर्द से चिल्ला उठती है। रूमी सुमन के हाथों को मोड़ते हुए जैसे भी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो अपना हाथ और अपनी जुबान मुझसे दूरी बना कर रखना, वरना ऐसा हस्त करूँगी कि तुम ना बोलने के लायक रहोगी और ना ही कुछ करने की। कहते हुए रूमी झटके से सुमन को धक्का देकर छोड़ देती है और वार्निंग लुक देकर वहाँ से चली जाती है। सुमन अपने हाथों को सहलाकर देखते हुए कहती है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरे दिन आज सभी दुल्हन के हाथों पर मेहंदी रचने वाली थी। सभी अपनी जगह पर बैठे मेहंदी लगवा रहे थे। आज इन्होंने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। ध्रुव ज्येष्ठा के पास जाकर बैठते हुए मेहंदी लगाते हुए देखने लगता है। उसे देखते ही ज्येष्ठा कहती है, मेहंदी तो मैं तुम्हारे नाम की ही लगवा रही हूँ, लेकिन अगर रंग नहीं चढ़ाना तो मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ज्येष्ठा की बात सुन वहाँ बैठी सभी औरतें और लड़कियाँ हंसने लगती हैं। ध्रुव अपना मुंह बनाए हुए ही कहता है, रंग चढ़ना या फिर ना चढ़ना, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो इस मेहंदी की होगी। ध्रुव की बात सुनकर एक औरत कहती है, बेटा वो मेहंदी की नहीं, आपकी ही गलती होगी। ये मेहंदी का रंग आपके प्यार पर ही निखार लाएगी, आपके प्यार को दर्शाएगी। इस पर ध्रुव कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा, लड़कियों को तो मेहंदी से रंग से पता चल जाएगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम लड़कों क्या हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं? क्या लड़कों को यह जानने का अधिकार नहीं है? सभी औरत हैरानी से ध्रुव को देखती हैं, लेकिन सब ध्रुव की बातों से सहमत भी थे। ध्रुव की बातों को लेकर सब सोच में पड़ जाते हैं। सबको ऐसा देखकर ध्रुव कहता है, सालों ही बीत जाएंगे पर इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा, तो बेकार का दिमाग लगाने से अच्छा है
अपना अपना काम करें, कहते हुए ध्रुव अपनी जगह से उठकर चला जाता है। सभी अब फिर एक बार मेहंदी लगाने में गुम हो जाते हैं। वहीं प्रियांश बस एकटक दिव्या को देखकर मुस्कुराए हुए जा रहा था, जो मेहंदी लगाते हुए मुस्कुराए जा रही थी। दिव्या को मेहंदी लगा रही लड़की कहती है, दीदी, आपको अपने हाथ पर दूल्हे का नाम पूरा लिखना है या बस पहला शब्द ही लिखना है। यह सुनते ही दिव्या को आदित्य का चेहरा अपने सामने दिखाई देने लगता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, हमें तो उनका पूरा नाम ही लिखवाना है। उधर सपना तो हद से ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी मेहंदी खुद अनुज जो लगा रहा था। अनुज हर एक चीज़ों में एकदम परफेक्ट था। वह हर वक्त कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था, जिसका नतीजा यह निकलता कि उसे अच्छी तरह से मेहंदी लगाना आता था। सपना के माँ पापा सपना को इतना खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और साथ में उनकी आंखें भी नम सी हो गईं। प्रीत की नज़रें तो बस एकदम प्रियांश पर ही टिकी हुई थी, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। प्रियांश का दिव्या को प्यार भरी नज़रों से देखना उसके अंदर डर पैदा कर रहा था, अर्जुन को खोने का डर। कुछ वक्त बाद सबकी मेहंदी की रस्म ख़त्म हो जाती है। दिव्या सीधे अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाकर वह देखती है तो आदित्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। दिव्या सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और मेहंदी से भरे हाथ आदित्य को दिखाते हुए कहती है, देखिए कैसी लग रही है। आदित्य लैपटॉप की ओर देखकर मीटिंग इज ओवर, इतना बोलते ही लैपटॉप बंद करके दिव्या को देखता है, जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चों जैसे खुश हो रहे थे। दिव्या एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। आदित्य दिव्या के होठों को देखते हुए कहता है, मुझे भी। इतना बोलते ही आदित्य सीधा दिव्या के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है। दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर वह भी अपने हाथों को फैलाए आदित्य को किस करने लगती है। आदित्य दिव्या के होठों को फैसिनेटली किस कर रहा था। कुछ आधे घंटे बाद आदित्य दिव्या के होठों को छोड़ देता है। हमारी भूख अब भी नहीं मिटी है, बोलते हुए दिव्या आदित्य के होठों को एक बार फिर से चूमने लगती है। करीब 1 घंटे बाद दिव्या धीरे से आदित्य को छोड़ती है तो आदित्य दिव्या के कमर पर अपना हाथ रखकर कहता है, अब भूख मिट गई। दिव्या ना में सिर हिला देती है तो आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या के गालों को बाइट करते हुए कॉल करता है। कुछ वक्त में ही एक सर्वेंट खाना लेकर आती है। आदित्य दिव्या को खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाना खाने लगता है। इधर प्रीत प्रियांश के कमरे में जाती है तो वह अब एकदम से शॉक्ड हो जाती है। प्रियांश के कमरे में एकदम से पूरा अंधेरा था और टीवी में दिव्या की वीडियो चल रही थी, जिसे प्रियांश बड़े प्यार से ही देख रहा था। प्रीत सीधे जाकर
प्रियांश के आगे खड़ी हो जाती है और डायरेक्ट पूछती है, ये सब क्या है प्रिंस? प्रियांश खोए हुए ही कहता है, प्यार। प्रीत प्रियांश को बस देखती रहती है। प्रियांश उठकर फिर से दिव्या को देखने लगता है, फिर एकदम से हंसने लगता है। वह कहता है, दी, मुझे दिव्या से प्यार हो गया है। हद से ज़्यादा मैं उसके लिए पागल होता जा रहा हूँ। हर पल बस उसे अपने सीने से छुपाकर रखने का मन करता है। उसे देखना, सुनना और बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वह आजकल मुझसे ठीक से बातें ही नहीं करती। उसे नहीं पता, उसकी इस हरकत से मेरा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, चाहत बढ़ती ही जा रही है, दीवानापन बढ़ता ही जा रहा है। प्रीत प्रियांश के आगे खड़ी होकर कहती है, रोक ले खुद को प्रिंस, अपने पागलपन, अपनी दीवानगी को बढ़ने मत दो। दिव्या आदित्य की है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। आदित्य दिव्या के लिए तुम्हारे हद से भी ज़्यादा पागलपन है। अगर उसे भनक भी हुई तो तुम अपनी जान गंवा दोगे प्रियांश। प्रियांश, कैसे रोकूं मैं खुद को दी? मैंने खुद को रोकने के लिए हमेशा उससे दूर जाना चाहा, लेकिन हमेशा मैं खींचता हुआ यहीं ही आ जाता हूँ। मैं दिव्या को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब तो मुझे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मैं दिव्या को किसी और के साथ देख भी नहीं पा रहा हूँ। यह सुनते ही प्रीत के अंदर एक अनचाहा सा डर पैदा होने लगता है। प्रीत घबराते हुए कहती है, नो नो, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो प्रिंस। प्रीत को इतना घबराया देख प्रियांश उसे बेड पर बैठाकर सीधे गले लगा लेता है। दिव्या आदित्य के गोद में बैठी एकटक हाथ में लगी मेहंदी को ही देख रही थी और आदित्य दिव्या के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। दिव्या आदित्य को अचानक से देखती है। देखता पाकर दिव्या बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हैं? आदित्य दिव्या के गालों को छूते हुए कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी में कब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई? मुझे तो एहसास ही तक नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी लाइफ नॉर्मल होगी, जिसमें मेरी इतनी क्यूट सी वाइफ होगी। दिव्या एकटक आदित्य के आंखों में देखने लगती है। आदित्य दिव्या के नाक पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। मेरी पागलपन की कोई हद नहीं है, ना ही कोई सीमा है। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी सांसें अपने हाथों से छीन लूँगा। आदित्य की जुनूनियत भरी मोहब्बत को देखकर दिव्या मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर लेती है। दिव्या मुस्कुराते हुए ही कहती है, किसकी इतनी हिम्मत कि कोई मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया से पंगा ले। आदित्य झुककर दिव्या की आंखों को चूम लेता है। आदित्य दिव्या के कपड़ों को देखता है। दिव्या ने अब तक वही लहंगा पहना हुआ था जिस पर आदित्य
तुम्हें चेंज नहीं करना वाइफी। दिव्या आदित्य को अपना हाथ दिखा देती है तो आदित्य दिव्या को अपनी गोद से हटाकर खड़ा करता है। कबर्ड से कपड़े निकालकर आदित्य दिव्या के पास जाकर उसके लहंगे को निकालकर एक बटन वाली हाफ गाउन पहना देता है। चेंज होने के बाद दोनों फिर एक बार वैसे ही वैसे बैठ जाते हैं। दिव्या कुछ सोचते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, हम लोग हनीमून पर कहाँ पर जाएंगे? आदित्य दिव्या के चेहरे के एकदम करीब झुककर कहता है, तुम्हें सच में हनीमून पर जाना है? दिव्या जल्दी से हमें सिर हिला देती है। इस पर आदित्य अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें अब पता तो है ना कि हनीमून में क्या होता है? दिव्या मासूमियत से कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है हनीमून में क्या होता है। अपने पार्टनर के साथ अलग अलग जगह घूमकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और हाँ, मैं ना बहुत सारे फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगी। आदित्य बस दिव्या को देखता ही रह जाता है। वह कहता है, तुम्हारे लिए फ़ोटो खिंचवाना हनीमून है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता? दिव्या थोड़ी देर सोचते हुए और क्या होता है हनीमून में कहते हुए दिव्या को जैसे कुछ याद आता है। वह चहकते हुए ही कहती है, हाँ, और नई नई डिशेस भी खाने को मिलती हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खाऊंगी और आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। आदित्य सिर हिला देता है। उधर स्वरा अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। वह बैठी ही थी कि तभी माया अंदर आती है। उसे ऐसे देखकर माया थोड़ी परेशान होकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? स्वरा सुर उठाकर देखती है। माया को देखकर वह कहती है, पता नहीं क्यों आंटी, मुझे कैसे लेकिन बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। माया ड्रॉ से सिर दर्द की दवा लेकर बेड पर बैठकर स्वरा को अपनी गोद में सिर रखने के लिए कह देती है। स्वरा सुर उनकी गोद में रखती है तो माया उसके सिर पर दवाई लगाते हुए कहती है, इतनी देर तक भूखे रहेंगी तो क्या होगा? स्वरा आराम से बस आंखें बंद करके रखती है। माया स्वरा के सिर को धीरे धीरे दबाने लगती है। इससे स्वरा को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। स्वरा धीरे से कहती है, काश कि मेरा भी आपके जैसी माँ होती। स्वरा की बात सुनकर माया नाराज होते हुए कहती है, तो क्या मैं आपकी माँ नहीं हूँ? स्वरा आंखें खोलकर माया को देखने लगती है। एकदम से स्वरा माया के गले लग जाती है। वह गले लगे हुए ही कहती है, थैंक यू आंटी। इस पर माया फिर एक बार से नाराज़गी से कहती है, फिर से आंटी? स्वरा धीरे से कहती है, माँ। यह सुनते ही माया के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है।